मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर रहे थे हिमाचल का इतिहास। तो आज हम करेंगे जो मुगल सल्तनत था, जो मुगल काल था, उसके कौन कौन से राजा हिमाचल से संबंधित थे या उनका हिमाचल में किस प्रकार का बिहेवियर रहा था, क्या आक्रमण रहे थे, ठीक है, किस राजा के समय वो हिमाचल में आए थे। ठीक है, मोस्टली जो हमारी हिस्ट्री है वो आपकी नगरकोट किला, सिरमौर रियासत के आसपास ही घूम रही है। आपने याद रखना है चंबा रियासत और चंबा रियासत, तो इन रियासतों के आसपास घूम रही है, तो आपने याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी रियासतें हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो आपके मुगल बादशाह थे अकबर। अकबर के समय क्या हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो अकबर क्या करता था, पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध करता था। ठीक है, पहाड़ी राजा जब हार जाते थे तो उनसे कर लेकर उनको वापसी उनका जो सल्तनत है या उनका जो राज्य है सौंप देता था। ठीक है लेकिन अकबर उन राजाओं के रिश्तेदार या बच्चों को बंधक के तौर पर अपने पास रखता था। ठीक है, ये किस लिए करता था, ताकि कल को वह राजा फिर उसके खिलाफ कोई युद्ध ना कर दे या उसके खिलाफ किसी दूसरे प्रतिद्वंदी होते हैं उसका साथ ना दे। तो इसलिए ही वो उन राजाओं के बच्चों को अपने पास बंधक रखता था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि कौन सा मुगल शासक पहाड़ी राजाओं के रिश्तेदार या बच्चों को अपने पास बंधक के रूप में रखता था, तो अकबर। ठीक है, अकबर रखता था। तो आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जो अकबर थे वो अनपढ़ शासक था। ये भी काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा मुगल शासक आपका अनपढ़ था, तो अकबर आपका अनपढ़ शासक था। तो अपनी चीज़ का याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कांगड़ा के राजा थे अकबर के समय कौन थे। ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। देखो कांगड़ा के राजा पहले तो जयचंद होते हैं, कांगड़ा के राजा अकबर के ही समय, फिर विधि चंद बनते हैं, बाद में त्रिलोक चंद बनते हैं। ठीक है, 3 राजा अकबर के सामने चेंज होते हैं। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर चंबा के राजा कौन से अकबर के समकालीन थे, प्रताप सिंह वर्मन। नूरपुर का भक्तमल और सिरमौर से थे आपके धर्म प्रकाश। ये सारे के सारे राजा आपके अकबर के समकालीन थे। ठीक है, आपने याद रखना है। कांगड़ा से जयचंद, विधिचंद, त्रिलोक चंद, चंबा से प्रताप सिंह वर्मन, नूरपुर का भक्तमल और सिरमौर से धर्म प्रकाश, ये राजा अकबर के समकालीन थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप लोगों ने अपने पास नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि जयचंद, विधिचंद और त्रिलोकचंद किस प्रकार 3 राजा बने। देखिए सबसे पहले जयचंद अकबर के समय कांगड़ा के राजा थे। जयचंद क्या करते हैं, अकबर के खिलाफ कर देते हैं युद्ध करते हैं, तो जयचंद हार जाते हैं। जयचंद को बंधक के रूप में विधिचंद अपने पुत्र, जो उनका पुत्र विधिचंद होता है, उसको अकबर के पास रखना पड़ता है। ठीक है, फिर जयचंद की मृत्यु हो जाती है, विधिचंद शासक बनता है। फिर विधिचंद भी क्या करता है, अकबर के खिलाफ कर देता है युद्ध। ठीक है, काफी बड़ा युद्ध होता है, विधिचंद भी हार जाता है। अब विधिचंद को क्या करना पड़ता है, अपना पुत्र त्रिलोकचंद बंधक के रूप में अकबर के पास रखना पड़ता है। विधिचंद के बाद उसका पुत्र त्रिलोकचंद को कांगड़ा का राजा बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रताप सिंह वर्मन है, नूरपुर के भक्तमल, सिरमौर के धर्म प्रकाश। तो आपने ये नाम याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, 1620 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो गया था, जो आपका कांगड़ा था, नगरकोट किला था। ठीक है, उस किले को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि हिमाचली था। कौन था, जगत सिंह। कहाँ का शासक, नूरपुर का। तो इन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी जहांगीर की, ताकि वो कांगड़ा किला या नगरकोट किला जीत सके। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कांगड़ा के राजा उस समय कौन थे जब जहांगीर ने आक्रमण किया था। तो आपके त्रिलोक सिंह, आपका सिरमौर से बुद्धि प्रकाश थे। ठीक है, कांगड़ा के त्रिलोक सिंह थे उस समय और सिरमौर से बुद्धि प्रकाश थे। तो जो जहांगीर के समय ये 2 शासक थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जहांगीर 1622 ईस्वी में नूरपुर आया अपनी पत्नी नूरजहां के साथ। उन्हीं के नाम पर नूरपुर नाम पड़ा है, क्योंकि नूरपुर का तो ओल्ड नेम धमेरी था, दामीन, दहमल, दामारी। ठीक है, ये सभी नाम नूरपुर के ओल्ड नेम थे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, नूरपुर के पुराने नाम धामीन बोला जाता था, धमेरी, दहमल और एक नाम था दहमारी।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, अपने याद रखना है। ये नूरपुर के ओल्ड नेम थे, ठीक है। अब क्या होता है, नूरजहां के साथ जहांगीर नूरपुर में आते हैं और यहाँ पर नाम हो जाता है चेंज, नूरपुर नाम रख दिया जाता है दमेरी का, ठीक है। 1620 में जहांगीर नगर कोट जो आपका किला है वहाँ पर मस्जिद बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और जहांगीर ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी, ठीक है। जो सिख गुरु थे, पांचवें गुरु थे, उनकी हत्या कर दी थी क्या कहते हैं आपके जहांगीर जी ने। तो इस क्वेश्चन को भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, गुरु अर्जुन देव की, सॉरी जहांगीर ने की थी गुरु अर्जुन देव की हत्या, ठीक है। जगत सिंह ने हेल्प की थी। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर पूछते हैं कि कांगड़े का पहला मुगल किलेदार और पहला और अंतिम मुगल किलेदार। तो आपने याद रखना है, जो कांगड़ा जो नगरकोट किला था वहाँ का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान थे, जो जहांगीर ने नियुक्त किए थे। जो अंतिम थे वो थे सैफ अली खान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है दोनों, नवाब अली खान पहला मुगल किलेदार और जो आपका सैफ अली खान है वो अंतिम मुगल किलेदार। तो आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे औरंगजेब की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी हिमाचल में, ठीक है। औरंगजेब क्या करता है, जो चंबा रियासत है वहाँ पर आदेश देते हैं कि वहाँ पर मंदिरों को गिराया जाए, जो मंदिर है वहाँ पर गिरा दिया जाए, ऐसे आदेश देता है। लेकिन जो चंबा के राजा थे चतर सिंह उनके समकालीन, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और जो मंदिर थे वहाँ पर गिराने की बजाय जो माताओं की चुनरियाँ होती हैं उनको चढ़ाने के आदेश दे दिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चतर सिंह थे वो काफ़ी बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे, ठीक है, जिन्होंने औरंगजेब की बात मानने से इनकार कर दिया। तो हम मान सकते हैं ये काफ़ी शक्तिशाली राजा रहे होंगे चंबा के इतिहास में, ठीक है। औरंगजेब के समय कहरी सिंह जो बुशहर रियासत के शासक थे, उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बुशहर रियासत है उनके राजा उस समय कहरी सिंह थे, जिस समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे, ठीक है। औरंगजेब के समकालीन बुशहर के कहरी सिंह थे, ठीक है। तो कहरी सिंह को किसकी उपाधि दी थी, छत्रपति की, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे उनकी हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा चांदनी चौक दिल्ली में। तो आपने इस चीज़ का भी याद रखना है। देखिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मारा था और जो आपका औरंगजेब है उन्होंने तेग बहादुर को मारा था, ठीक है। अब औरंगजेब के बाद क्या होता है, जो मुगल सल्तनत है वो उनका विलय शुरू हो जाता है, ठीक है, उनका विघटन शुरू हो जाता है, मतलब वो ढहलने लग जाती है, गिरने लग जाती है, धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लग जाती है, ठीक है। इसी समय औरंगजेब का शासन गिरने लगा तो घमंड चंद ने कांगड़ा में जो अपना हिस्सा था, कांगड़ा में जो नगरकोट किला था उसके कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था, अर्थात घमंड चंद वापिस कांगड़ा किले की पावर में आ गए थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो हिमाचल में सिखों का किस प्रकार वर्चस्व रहा, कौन से सिख हिमाचल से संबंधित रहे और किन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें आज करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात कर लेते हैं सिख गुरुओं की कि कौन कौन से गुरु हिमाचल से संबंधित रहे हैं, ठीक है। उन्हीं गुरुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु हैं, उसके बाद जो अंतिम गुरु हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए गुरु गोविंद नानक देव जी आप लोगों को पता है जो सिख धर्म है, सिख संप्रदाय है, उसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, ठीक है। हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वही बातें पढ़ेंगे जो हिमाचल से रिलेटेड इनसे हैं, ठीक है। वो चीजें नहीं पढ़ेंगे जो इंडियन हिस्ट्री में हम कवर कर सकते हैं। हम केवल हिमाचल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं तो सारी बातें पढ़ेंगे केवल जो हिमाचल से संबंधित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु नानक देव जी ने हिमाचल की कौन कौन से क्षेत्र घूमे थे या भ्रमण किए थे। देखिए कांगड़ा, ज्वालाजी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और सुकेत, ये सारी जगह गुरु नानक देव जी ने भ्रमण की थी, ठीक है। हिमाचल की जगह भ्रमण की थी, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कौन सी जगह भ्रमण नहीं की थी। आपको शिमला दे देंगे, आपको कोई और जगह दे देंगे, नूरपुर दे देंगे, ऐसी छोटी छोटी सुकेत दे देंगे, ठीक है। सुकेत तो घुमा है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी जगह दे देंगे कहाँ पर नहीं घूमे, जैसे मैक्लोडगंज इसमें नहीं है
तो आप लोग याद रखना। कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा शहर है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। ज्वाला जी आए थे, कुल्लू आए थे, लाहौल स्पीति गए, चंबा गए, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी, सुकेत, ये सारी सारी जगह गुरु नानक देव जी ने घूमी थी, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में काफी इंपोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तेग बहादुर जी के बारे में, जी के बाद आपके गुरु नानक देव जी, सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी आपके 10वें गुरु बनते हैं, ठीक है। ये अंतिम गुरु थे। उसके बाद आपको पता है जो आपका सिख समुदाय था 12 मिसलों में बट गया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा था सिरमौर में। सिरमौर में गुरु गोविंद सिंह कब आए थे, ठीक है, 1683 से 1688 के बीच रहे थे सिरमौर में। सिरमौर के कहां पर, पोंटा में, ठीक है। तो ये 1682 1683 में सिरमौर में आए थे। उस समय सिरमौर के जो राजा थे वो मेदिनी प्रकाश थे। ये आपने मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन रखनी है याद। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरमौर के किस राजा के समय आपके गुरु गोविंद सिंह आए थे। तो आपके मेदिनी प्रकाश के समय आए थे। कब आए थे, 1682 83 से लेकर 88 तक पोंटा में रुके थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पोंटा में रुके थे और दशम ग्रंथ की रचना की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर दशम ग्रंथ की रचना की थी, पोंटा साहिब में, ठीक है। पोंटा साहिब आप लोगों को पता है यमुना नदी के किनारे एक स्थल है और यहाँ पर इन्होंने गुरुद्वारा भी बनवाया था, ठीक है। आज के समय में काफी फेमस गुरुद्वारा है पोंटा साहिब में। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। सिख समुदाय का यहाँ पर काफी बड़ा आस्था का स्थान है, तो आपने इस चीज का भी याद रखना है। उसके बाद है 1685 में मंडी गए थे, वहां पर राजा सिद्धसेन थे उस समय, मंडी के राजा। तो ये समकालीन राजा हो गए आपके सिद्धसेन, ठीक है। मंडी के सिद्धसेन, सिरमौर के मेदिनी प्रकाश। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले मंडी के राजा कौन थे, जब गुरु नानक देव जी सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी आपके मंडी गए थे, तो सिद्धसेन। उसके बाद 1686 में महत्वपूर्ण घटना थी बंगाली का युद्ध, ठीक है। बंगाली के युद्ध के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। देखिए गुरु गोविंद सिंह 1686 में पोंटा साहिब में थे। तो असम के राजा थे, असम के राजा थे एक रतन राय उनका नाम था। जो असम था वहां के राजा थे रतन राय। ये क्या करते हैं, गुरु गोविंद सिंह को दे देते हैं व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, ठीक है। उस हाथी को जो कहलूर के राजा है भीमचंद वो देख लेते हैं और उन्हें वो पसंद आ जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कहलूर के राजा कौन थे, भीमचंद, ठीक है। कहलूर के राजा भीमचंद को वो हाथी पसंद आ गया। वो गुरु गोविंद सिंह से उस हाथी को मांगते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी इस बात को मना कर देते हैं, ठीक है, कि मैं आपको हाथी नहीं दूंगा। और इस बात पर उनके बीच एक युद्ध होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है, ठीक है। काफी ज्यादा नुकसान दोनों पक्षों को होता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध को जीत जाते हैं, जिसका नाम दिया गया है बंगाली का युद्ध 1686, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुरु कहलूर के राजा भीमचंद की मदद भी करते हैं जो आपके हिंदूर के शासक होते हैं हरिचंद। एक गुरु को ये आपके कहलूर के राजा की हेल्प करते हैं, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, जो हरिचंद है हिंदूर के राजा, ये गुरु गोविंद सिंह के तीर से मारे जाते हैं, ठीक है। फिर जाकर युद्ध का अंत होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बंगाली के युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी, तो हिंदूर के शासक थे हरिचंद, इनकी मृत्यु हुई थी। फिर होता है ऐसा, गुरु गोविंद सिंह हिंदूर को अपने अंडर ले लेते हैं, हिंदूर रियासत को। लेकिन बाद में कुछ समय बाद जो गुरु गोविंद सिंह है वो हिंदूर का जो राज्य है, रियासत है, वो हरिचंद के पुत्र को सौंप देते हैं, ठीक है। हरिचंद के जो आगे राजा बनने वाले इंसान होते हैं उनको सौंप देते हैं, चाहे वो उनका सगा संबंधी हो, चाहे वो उसका पुत्र हो। ऐसा ही कुछ उनके आगे हिंदूर का राजा बना था, इसी प्रकार बना था, ठीक है। उसके बाद 1687 में एक नादौन का युद्ध होता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नादौन का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो आपने याद रखना है 1687 में नादौन का युद्ध, 1687 में नादौन का युद्ध मुगलों और हीराचंद के बीच होता है। मुगल और सॉरी भीमचंद, ठीक है। जो कहलूर के राजा थे 1686 में भीमचंद के बीच होता है। काफी बड़ा युद्ध होता है, ध्यान रखिए आप लोग इस बात का, काफी बड़ा युद्ध होता है, एग्जाम में भी इस युद्ध के बारे में पूछा जाता है। अब क्या होता है, इस युद्ध में भीमचंद का साथ देते हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। दोस्ती हो जाती है दोनों में बंगाली के युद्ध के बाद। फिर गुरु गोविंद सिंह भीमचंद का साथ देते हैं और वो मुगलों को हराने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया। जो 12 मिसलों में सिख समुदाय बटा था, उसके एक मिसल के हेड थे, मुखिया थे जस्सा सिंह रामगढ़िया,
ठीक है। ये पहले सरदार थे 12 नस्लों के जिन्होंने पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद महाराणा रणजीत सिंह भी हिमाचल से रिलेटेड रहे हैं, ठीक है। उन्होंने भी क्या कहते हैं आपका संसार चंद को गोरखों से उनका नगरकोट किला या ये कहिए कांगड़ा रियासत वापसी दिलवाई थी, ठीक है। लेकिन उस हम ये महाराणा रणजीत सिंह वाला टॉपिक जो आपका गोरखों का आगमन हिमाचल में हुआ था उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। कल वो लेक्चर रहेगा हमारा, काफी इंपोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है कल वाला भी, तो आप लोग इस चीज को भी ध्यान कर लीजिए। जो पिछला लेक्चर गया है वो भी काफी इंपोर्टेंट रहा, वो भी आप लोगों को लगाना है। आज वाला भी काफी इंपोर्टेंट रहा है, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, गोरखों का आगमन और किस प्रकार गोरखे हिमाचल से बाहर गए, ठीक है। ब्रिटिश शक्ति किस प्रकार हिमाचल में पनपी, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, ये सारी बातें कल वाले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।